अब कुछ छोटी छोटी बातें हम ऐसे ओनली कर ले रहे हैं, क्योंकि लेक्चर को हम बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल, जैसे तुम्हारे पास मान लो ये क्वेश्चन आया कि ये कोई ब्लॉक है, और ब्लॉक देखने में तुमको लगता है कि एक स्क्वायर फ्रेम टाइप में, ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक का मतलब जैसे लकड़ी का एक गुटका होता है ना, उसका शेप क्यूबॉइड टाइप होता है, वैसा ब्लॉक होता है। ये 3 डायमेंशन होता है ब्लॉक, ठीक है। तो चलो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से थोड़ा सा इसको समझ, जैसे मान लो इस बॉडी का ब्लॉक का मास 10 kg है, तुमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया 10 न्यूटन, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया मान लो, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया तुमने मान लो ये भी 10 न्यूटन है। इमेजिन करना कि ब्लॉक ऐसे रखा है, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे रखा है, और ब्लॉक पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। एक तो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन, और एक फोर्स ऐसे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पर नेट एक्सलेशन कितना होगा, एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। तो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एफ नेट और बाई में टोटल मास लिखोगे। एफ नेट कैसे निकालोगे, यहाँ पर 2 फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो 90 पर इन दोनों का जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा दैट इज √10√2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ओनली कैलकुलेशन करते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर दैट इज 10√2, इतना फोर्स आएगा। अच्छा तुम ये मान चलो कि जो ब्लॉक है ना वो ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे कल की डेट में कमेंट करेंगे सर जो है इसमें mg भी नीचे लग रहा होगा। हाँ लग रहा होगा, उसको हम चलो अब आज की डेट में मान लेते हैं 0, ठीक है, जो जी उसका वैल्यू 0 है। तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें जब एक्सलेशन निकालना पड़ा तुम क्या करोगे। अगर केवल ये फोर्स होता तुम क्या कहते, 10/10 बराबर 1 होता। लेकिन जैसे हमने बॉडी पर एक दूसरा फोर्स अप्लाई किया तो तुम्हें एक्सलेशन कैलकुलेट करने के लिए एफ नेट की बात करनी पड़ेगी। एफ नेट दैट इज रिजल्टिंग ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, कितना बन जाएगा 10√2। अब इससे जैसे हम क्वेश्चन पूछे तुमसे, मास इस ब्लॉक का 10 kg है, हमने मास थोड़ा साइड में लिख लिया 10 kg, और इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। हम क्रॉस हमें से बना रहे हैं, ये क्रॉस हमें से बना रहे हैं। ये जो क्रॉस है, क्रॉस इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो ब्लॉक है ना वो ऐसे ब्लॉक है, ठीक है। एक फोर्स ऐसे अप्लाई और एक फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। तो ब्लॉक ऐसे मूवमेंट करना चाहेगा, साथ में ऐसे मूवमेंट करना चाहेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा उससे ही ब्लॉक मूव करना चाहेगा। तो तुम ये बताओ, ये जो फोर्स है इसको मान लेते हैं आज की डेट में, ये भी मान लो 10 न्यूटन की कहानी है, ठीक है, 10 न्यूटन की कहानी है। तुमसे पूछा जाए एक्सलेशन कितना होगा, तो क्या लिखोगे, एक्सलेशन बराबर एफ नेट। अब आप देखो एक फोर्स अंदर और एक फोर्स ऐसे, किस एंगल पर है, 90 डिग्री पे। तो 90 पर यहाँ पर भी क्या बनी कहानी, √this स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बाई टोटल मास, ठीक है। तो बन जाएगा 10√2/10, ठीक है। तो एक्सलेशन कितना है, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलेशन आएगा। ये बात क्लियर है। अब चलो हम इसी को फ्रिक्शन में लाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ब्लॉक होता है सिंपल से, वहाँ पर एक ही फोर्स की बात करते हैं। हम मान लो ऐसे 2 फोर्स अप्लाई करें, 3 फोर्स अप्लाई करें, कितना फोर्स अप्लाई करो उसके कोई लिमिटेशन नहीं, बस तरीका तुमको सीखना है। ब्लॉक था, इस ब्लॉक पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक मान लो है फोर्स 120 न्यूटन, या इसको मान लेते हैं 12 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, 12 न्यूटन। और एक है जो है अंदर की तरफ क्रॉस हम बनाते हैं, क्रॉस का मतलब फोर्स कहाँ पर, इनसाइड, ठीक है, वो है 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का। मास मान लो इसका 1 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू मान लेते हैं 0.1 है, ठीक है। अब तुमसे इस केस का पूछा जाए कि इस केस में एक्सलेशन कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम एफ नेट की बात करोगे। एफ नेट जो बॉडी को मूव करवाना चाहता है, फ्रिक्शन हमेशा किसी एक सिंगल फोर्स का अपोज नहीं करता, वो जो रिजल्टिंग फोर्स होता है जिससे बॉडी मूव करना चाहती है उस रिजल्टिंग फोर्स का अपोज करता है। तो तुम ये बताओ रिजल्टिंग फोर्स कितना होगा। देखो 12 और 5 का 90 पर देखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 169 फाइनली कितना बन जाएगा 13। तो ये कितना बन रहा है 13 न्यूटन। चलाने वाला जो फोर्स है कितना 13 न्यूटन। जो फ्रिक्शन अपोज करेगा वो 13 का अपोज करेगा, ना तो 12 का और ना ही 5 का। इनका जो परिणामी आएगा रिजल्टिंग आएगा उसका अपोज करेगा। तो रिजल्टिंग फोर्स कितना बना 5/12 का 90 पर 13 न्यूटन। माइनस क्या लिखोगे, माइनस क्या लिखे बोलो, म्यू mg। म्यू कितना है 0.1, मास कितना 1, जी कितना 10, और बाई में टोटल मास दैट इज 1। एक्सलेशन कितना है 13
एक्सलेशन कितना आएगा बोलो 13 माइनस, तुम देखो यहाँ पर क्या ये 1 बचेगा, अरे भाई ये 10 से खत्म करो 0 पॉइंट, तो फाइनली 1 क्या बन जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बस एक ही पॉइंट आप याद रखना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज नेट फोर्स बाय विच बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव। बॉडी पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा वो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा, वह ये कह सकते हैं कि हमेशा फ्रिक्शन एफ नेट का अपोज करता है जिससे बॉडी मूव करना चाहती है। तो एफ नेट तुमको कैलकुलेट करना आना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तुम जैसे देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम इनको भी कर लेना। अब ऐसे चुटकुले हम करवाएंगे, जैसे मान लो बॉडी पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ये मान लो है 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री, और हमने फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर मान लो 80 न्यूटन। ठीक है, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ये ब्लॉक है, तुम समझना है ब्लॉक है, और एक फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मान लो 60 न्यूटन, और ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लो तुम जो है 53 डिग्री। ठीक है, ऐसे मास यहाँ पर इस बॉडी का है मान लो है 10 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको हमने मान लिया 0.3 ऐसे। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इस केस का एक्सीलरेशन कितना होगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेज नेट फोर्स बाय विच बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव। ठीक है, चलो तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करें, फिर आंसर मैच करवाना। चलिए आंसर आपने निकाल लिया होगा। तुम बताओ एफ नेट जिससे बॉडी मूव करना चाहेगी वो एफ नेट कितना होगा। सबसे पहले हम उस फोर्स की बात करें जिससे बॉडी मूव करना चाहेगी। देखो यहाँ पर इस 80 का इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा 80 cos 37। ठीक है, वर्टिकल में क्या आएगा 80 sin 37। ठीक है, इस 60 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो कि मूव करवाना चाहे कितना आएगा 60 cos 53। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा 60 sin 53 डिग्री। चलो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाए हम, है ना। अब देखो cos 53 जिन बच्चों को नहीं पता है, तुम साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल खींच रहे हैं, 37 हो गया, ये क्या हो गया बोलो 53। ठीक है, अच्छा ये साइड कितना लिखोगे तुम 4 या 3, इसको तुम लिखोगे 3, इसको लिखोगे 4, इसको लिखोगे 5। ठीक है, तो 37 का देखो 37 की कहानी क्या है। अगर हम cos की बात करें तो cos क्या होता है 4/5। ठीक है, 37 में तुम इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा 80 गुणे 4/5, 4/5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 80 गुणे 3/5। ठीक है, कितना आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो ये कितना बन जाएगा 5, 16 जाएगा, 16 गुणे 4 64। ठीक है, 64 आएगा। इसको खत्म करें, 16 गुणे 3 48 न्यूटन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो 60 का cos 53 के साथ क्या बनेगा, ये cos बन जाएगा। ठीक है, cos 53 क्या बन जाएगा बोलो 3/5, 60 इंटू 3/5 कितना आएगा 12, और 12 गुणे 3 36 न्यूटन आएगा ये। इस वाले की बात करो, ये कितना आएगा बोलो 60 sin 53। चलिए कुछ ज़्यादा ही मतलब खिचड़ी पक जाएगी ना, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, बताओ क्या लिखोगे 60 sin 53 कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5, 12 और 12 गुणे 4 48 कितना बन जाएगा 48 न्यूटन। तो तुम अब समझो तुम्हारे पास एक बॉडी है, थोड़ा फिगर को सिंप्लीफाई कर लें, चूँकि बायो वाले बच्चे जो है ना वो निपट जाएंगे भाई साहब, इतना कॉम्प्लिकेट फिगर में जो है ना इतना सारा फोर्स अप्लाई हो चुका है। तो फाइनली हमारे पास कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको तुम गायब कर दो, चूँकि 80 का ये टुकड़ा क्या बना 48, 80 का एक कंपोनेंट क्या बना 64। ठीक है, तो हमारे पास दो फोर्स हैं,
ठीक है। एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, कितने का बोलो 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 बोलो, 48 का, ठीक है। और एक फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा है, इसी 80 का एक फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा है, कितने का, 64, ठीक है। 60 वाले का कितना था हॉरिजॉन्टल में, 36, ठीक है। और एक वर्टिकल लग रहा कितने का, 48 का, ठीक है। ये तो हमने जो फोर्स अप्लाई किए थे कुछ एंगल पे, उनको हमने रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने के बाद ये 36, 48, 48, 64, ठीक है। मास कितना है बॉडी का, 10 kg है। फ्रिक्शन फोर्स जो अपनी अधिकतम औकात दिखा सकता है, अपनी अधिकतम वैल्यू ला सकता है, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.3, एन कितना होगा, एन तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन फोर्स का अधिकतम वैल्यू है। चलो बताओ, इस बॉडी का वेट नीचे कितना होगा, 10 × 10 मतलब 100 न्यूटन mg, ठीक है। नॉर्मल ऊपर। अब तुम ये बताओ, नॉर्मल क्या केवल वेट पर डिपेंड किया, इस वेट की हेल्प कौन करा, 64, अपोज कौन किया इसका, 48, ठीक है। तो नॉर्मल कितना बना बोलो, 100 प्लस 64 माइनस 48 बनेगा, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल कितना आएगा देखो, नॉर्मल सॉल्व करें, देखो कितना आएगा। तो इससे देखो ये 100 प्लस ये कितना बनेगा बोलो, 14, 8, 6 और 5, 1, 16, 16 बन जाएगा ये, ठीक है। 16। तो नॉर्मल कितना है बोलो, 116 न्यूटन, नॉर्मल 116 न्यूटन आया। फ्रिक्शन फोर्स की जो अधिकतम वैल्यू है, वो अधिकतम वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मल टोटल कितना हो गया देखो, 48 इसको उठाना चाहता है और 64 इसको दबाना चाहता है, तो नेट दबाने वाला नीचे कितना बन गया, 16, ठीक है। 16 आएगा नीचे, और पहले से 100 नीचे लग रहा था, तो नॉर्मल कितना बन गया, 116, ठीक है, 116 न्यूटन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना हमारे पास, 0.3। क्वेश्चन में था म्यू बराबर 0.3। कैलकुलेशन पर तुम नहीं जाना, कॉन्सेप्ट आप सीखो, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है। तो म्यू कितना 0.3, एन कितना है 116, सॉल्व करें इसको, कितना आएगा बोलो, 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 6 18 होगा ये, और 3 1 कम 3 1 4, और ये 3, ठीक है। तो कितना है बोलो, 34.8 न्यूटन। फ्रिक्शन जो अपोज करेगा वो कितने से अपोज करेगा, मैक्सिमम 34.8 न्यूटन से। अब आप देखो चलाने वाले फोर्स क्या है, 36 48, 36 48, ये दोनों मिलकर बॉडी को चलाना चाहेंगे। तो एक्सीलरेशन क्या बनेगा बोलो, नेट फोर्स बाई मास। नेट फोर्स कितना बना, 36 प्लस 48 और माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने का है, 34.8 बाई मास, मास 10 kg। तो यहाँ से तुम एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन का। अब इसमें जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ और वैरायटी क्वेश्चन आ गए कि ब्लॉक हमारे पास, चलो इसको तुम एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ा हम चेंज करते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब हम करवाएंगे नहीं, बस आपको बता रहे थे तरीका क्या होगा क्वेश्चन का, जो वैरायटी बन सकती है। और कि मान लो एक ही ब्लॉक है यहाँ पे, इस ब्लॉक पर हमने क्या किया, फोर्स ऐसे अप्लाई किया और एक फोर्स हम अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस का मतलब फोर्स इनसाइड, ठीक है। मास यहाँ पर इसका 10 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया तुमने मान लो 12 न्यूटन, और यहाँ पर जो क्रॉस मतलब इनसाइड जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका वैल्यू मान लेते हैं 5 न्यूटन है, ठीक है। अब तुमसे पूछें इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, पहला क्वेश्चन, एक्सीलरेशन कितना होगा ब्लॉक का, ठीक है। 1 मिनट में आप इसको देखो और आंसर मैच करवाना क्या आएगा तुम्हारा।
चलो तरीका इसका तुमने सीख लिया होगा कि जो एफ नेट आएगा हमारा, जो बॉडी को मूव करवाना चाहेगा, उसका वैल्यू क्या बनेगा बोलो, 13 न्यूटन, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू इंटू एन। एन कितना होगा, ठीक, एम जी के बराबर, चूंकि फोर्स क्या है 90 पर अप्लाई हो रहे हैं एम जी के, तो एम जी पर कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल कितना होगा एम जी के बराबर, तो 0.3 और मास कितना 10 इंटू जी 10, फाइनली कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो 30 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन का मतलब क्या है कि बॉडी पर जो अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या है 30 न्यूटन। तुम बताओ बॉडी में कोई मूवमेंट होगा, अप्लाइड फोर्स जो यहाँ पर नेट बन रहा है दैट इज 13 न्यूटन, मतलब कि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तुम बताओ जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 13 न्यूटन के बराबर। बात हमने पहली क्लास में सीखी थी, अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। एक्सलेशन कितना आएगा 0। मान लो ऐसा कुछ डाटा हम देते, उस डाटा के बिहाफ पर एफ नेट हमारा आता, एफ नेट आता फॉर एग्जांपल 40 न्यूटन, ठीक है। तो एक्सलेशन कैसे निकालते तुम, एफ नेट 40, अपोजिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या 30 और बाई मास, समझ में आ रही बात। क्या था यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाटा कुछ भी चेंज करें, तरीका तुम्हारे पास हाथ लग चुका है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम फ्रिक्शन फोर्स से क्या कहेंगे, वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करेगा, नेट अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा। अगर सिंगल फोर्स है तो सिंपल कहानी, थोड़ा सा अगर डबल फोर्स हो गए 90 डिग्री कुछ एंगल पर है, ठीक है, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये हो गई चर्चा बेसिक सी। अब आपको थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना है, चूँकि क्वेश्चन जो है ना इतना इजी भी नहीं आएगा जेई लेवल पे। ये चुटकुले टाइप न्यूमेरिकल तुमको मिलने नहीं है, तुम्हें लेवल हमेशा क्वेश्चन का अपनी तरफ से ये कहना कि हमें थोड़ा सा और लेवल चाहिए, और लेवल चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जो है बस अब बस करो, हमारे बस का नहीं है। फ्रिक्शन जैसे कहता ना कि जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सीड हमने फोर्स किया तो फ्रिक्शन फोर्स हाथ खड़े कर लेता है और बोलता है कि भैया तुम्हें बॉडी को ले जाना हो ले जाओ, अब हमारे बस की बात नहीं कि हम इसको रोक सके, ठीक है। तो वैसे तुम्हें फ्रिक्शन वाली कहानी रखनी है कि बस हमें जो है इससे ऊपर नहीं जाना है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे केस आते हैं कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली बातें, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ऐसे ये दो ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं कि जो ग्राउंड वाला सरफेस है जीरो सरफेस है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का, और ये जो ब्लॉक के बीच का जो सरफेस है ये फ्रिक्शन है। यहाँ पर मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कुछ डाटा मान लेते हैं, ठीक, कुछ डाटा हमने मान लिया। ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें दो वैरायटी बनती है क्वेश्चन की, तरीका बस तुम सीखना। क्वेश्चन की दो वैरायटी बनती है। पहली वैरायटी ये बनती है, अगर हमने फोर्स टॉप वाले ब्लॉक पर अप्लाई किया तो हमें F का वैल्यू बताना होगा, F का वैल्यू बताना होगा ताकि इन दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन सेम हो जाए। F का वैल्यू आपको बताना है ताकि इन दोनों का एक्सलेशन सेम हो जाए, ठीक है। तो बहुत मन से आप समझिएगा ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हालांकि है इजी, बट इजी कौन करेगा, चौहान सर करेंगे, है ना। तुम्हारे बस में तो चीज़ें हैं नहीं कि इजी कर सको। इजी होने के बाद तुम क्या करोगे, तुमको लगेगा यार ये अच्छा ये छोटी सी बात थी, इसको हम आज तक सीखे नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, तुम हो सकता हो निपट जाओ, तुम इसमें जो है ना सोच ही नहीं पाओ कहानी क्या है और कैसे इसको टैकल करना है। तो सबसे पहले आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो क्या करेगा। सबसे पहले काम करना तुमको, हमें मान लेते हैं हमें क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन ही पूछेगा वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विल बी सेम, ठीक है।
इसकी जो लैंग्वेज है कोई कई सारी हो सकती है कि वैल्यू ऑफ एफ सो दैट नो रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, वो काम क्या है कि आप सबसे पहले एक काम करना है, इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम मान लेना, क्योंकि फ्रिक्शन भी यही चाहता है, जो हम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो, फ्रिक्शन भी यही चाहता है कि इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि फ्रिक्शन इतना कैपेबल है, फ्रिक्शन इतना कैपेबल है कि ये जो ब्लॉक है M1 M2 से अलग नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ए मान लेते हैं हम लोग। अब तुम ये बताना कि जो एक्सीलरेशन है वो कितना आएगा, चलाने वाला फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास कितना M1 प्लस M2, ये कहानी हो गई। तुम M1 ब्लॉक से पूछो क्या M2 से अलग होना चाहेगा, अलग नहीं होना चाहेगा। कौन अलग नहीं होने देना चाह रहा, फ्रिक्शन। इनकम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जैसे देखो M1 ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स कहां लग रहा होगा, बोलो। स्यूडो फोर्स की बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल से बात करेंगे, जो M1 है उसको आगे हम खींच रहे हैं तो ये ब्लॉक भी क्या जाना चाहिए साथ में इसके, ठीक है। तो M1 ब्लॉक पर आगे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा, बोलो F। पीछे कितना होगा, बोलो म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर होगा, बोलो M1 जी के, ठीक है। एन किसके बराबर होगा, M1 जी के। तो इसका एक्सीलरेशन तुमने क्या माना, ए, और जो ब्लॉक हमारे पास M2 है इसका BD बनाने पर हमको ऐसा दिखेगा कि जो M2 ब्लॉक है उस M2 ब्लॉक पर, अच्छा M2 ब्लॉक को साथ में कौन रखना चाह रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि जो म्यू इंटू एन है इसको पीछे खींचेगा, और वही म्यू इंटू एन क्या करेगा, इस वाले ब्लॉक को आगे खींचेगा। ये बात तुमने बहुत डिटेल में जाकर समझाई थी। ये म्यू इंटू एन किसका है, फ्रिक्शन पहली बात सिंगल नहीं होता, डबल होता है वो, ठीक है। ये सरफेस के बीच का कांटेक्ट फोर्स होता है, तो ये एक्शन होगा, क्या बन जाएगा, रिएक्शन। ये एक्शन किसका है, M2 का M1 पे, और ये रिएक्शन किसका, M1 का M2 पे। अब तुम देखना, इसको दौड़ाने वाला कौन है, म्यू एन, इसको दौड़ाने वाला कौन है, अप्लाइड फोर्स। हम चाहते हैं इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो, इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो। तो कहानी क्या लिखोगे, देखो F माइनस म्यू एन बराबर किसके, मास इंटू एक्सीलरेशन के, M1 इंटू ए। तुम देखो F का वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो म्यू एन की जगह पर क्या लिखना तुमको, mg, ठीक है, और बराबर क्या लिखे, M1 इंटू ए। पहली कहानी। इस वाले ब्लॉक को कौन चलाना चाहेगा, बोलो फ्रिक्शन। तो ब्लॉक M2 के लिए कहानी क्या लिखोगे तुम, म्यू इंटू एन बराबर किसके होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के, और हमारा पर्पज इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो म्यू इंटू एन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। म्यू इंटू एन बराबर कितना यहाँ पर बन रहा, बोलो म्यू इंटू एन कितना होगा, M1 जी के बराबर। तो क्या लिखोगे, म्यू M1 जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ए बराबर कितना आएगा, बोलो म्यू M1 जी बाई में क्या बन जाएगा, बोलो M2। अगर इन दोनों का मास सेम होता तो एक्सीलरेशन क्या बनता, बोलो म्यू M1 जी बाई M2। फाइनली यहाँ पर M1 बराबर M2 बनता, तो क्या बन जाता है, ए बराबर म्यू जी, ठीक है। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कहानी, एक कहानी तुमको पहले से पता है कि जो एक्सीलरेशन होगा F बाई M1 प्लस M2 के बराबर होगा। अगर हम ये दोनों इक्वेट कर लें आपस में तो क्या F निकल आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे A बराबर F बाई M1 प्लस M2 बराबर म्यू M1 जी बाई में क्या बन जाएगा, M2। तो F का वैल्यू क्या आएगा, बोलो म्यू M1 जी इंटू M1 प्लस M2, और बाई में क्या बन गया, बोलो M2। तुम ब्लॉक पर इतना फोर्स अप्लाई करोगे तब जाके, इतना मैक्सिमम फोर्स है, इससे ज़्यादा तुमने जैसे फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक को अलग होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी, हमें जो है फोर्स यहाँ तक अप्लाई करना है। तो ये तो हमने बिना डाटा की बात की है। अगर मान लो डाटा कल की डेट में क्वेश्चन देकर तुमसे पूछेगा, अब तुमको ओनली क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो
ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 10 kg और नीचे वाले ब्लॉक का मास मान लेते हैं 20 kg, ठीक है। और हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया था एफ का वैल्यू मान लो है 20 न्यूटन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना 0.3, ठीक है। तुम ये बताओ सबसे पहले तुम्हारा पर्पज क्या है, इस पूरे सिस्टम का एक कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का एक कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना। तुम ये बताओ एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा बोलो ए बराबर एफ नेट बाई मास, एफ नेट कितना होगा 20 और बाई मास कितना लिखें बोलो 10 प्लस और 20 बन जाएगा 30, ठीक है। तो बन जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन इन दोनों का। तुम बताओ कि इनके बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना है, 10 kg मास, लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे कितना बन जाएगा बोलो 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 लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है। म्यू कितना 0.3 है। तो सॉल्व करें इसको, कितना बन जाएगा, इन 10 और 10 आएगा, इनका वैल्यू 10 प्लस और 10 इंटू 10 दैट इज 100, 100 इंटू 0.3 कितना बन जाएगा बोलो 30, तो बन जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो पीछे की तरफ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 30 न्यूटन और इसी ब्लॉक पर आगे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बोलो 20 न्यूटन। अब तुम ये बताओ, कहानी यहां से क्लियर हो गई कि ब्लॉक पर जो अप्लाइड फोर्स है उसका वैल्यू क्या है 20 न्यूटन और 10 kg ब्लॉक पर पीछे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 30 न्यूटन। क्या ब्लॉक इस पर स्लाइड कर पाएगा, ये ब्लॉक 10 kg वाला 20 kg के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा उसकी वैल्यू इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। और हम ये बात जानते हैं कि बॉडी मूवमेंट तब तक नहीं होता जब तक अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हो जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना 30, ठीक है। और ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 10 kg पर है कितना 20, मतलब क्या निकला कि 10 kg ब्लॉक 20 kg ब्लॉक पर स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना कि जो अप्लाइड फोर्स है इसकी वैल्यू 30 न्यूटन से कम है, देयरफॉर एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 10 kg इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 20 kg एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये कहानी आ गई। अब चलो डाटा यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, ये चीज़ तुमने सीख ली, डाटा यहाँ पर इमेज चेंज करें। जैसे मान लो इसको हमने बढ़ा दिया 40 न्यूटन, ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया चलो 60 मान लेते हैं, 60 न्यूटन। अब तुम इसकी कहानी सॉल्व करना। अच्छा, ये जो 10 kg ब्लॉक है कब तक 20 kg ब्लॉक के ऊपर बना रहेगा, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के बराबर है। समझने इस बात को, फ्रिक्शन क्या करेगा पीछे खींचता ही रहेगा। अब तुम ये बताओ, अगर ये 60 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई किया है तो 60 न्यूटन पर लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे कितना बन रहा 30, ये कितना 60, क्या इसमें कोई मूवमेंट आएगी। सबसे पहले कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लो। हमको नहीं पता, हमको ये बात नहीं पता है कि इस 60 न्यूटन पर दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है डिफरेंट, हमने मान लिया सेम एक्सेलेरेशन। सेम एक्सेलेरेशन कितना है बोलो 10 और 60 और बाय में टोटल मास कितना बन गया बोलो 30, ठीक है। कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम ये बताओ कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसका वैल्यू है कितना, क्वेश्चन में कितना दिया है 60 न्यूटन, ठीक है। ये बात तुमको पहले से पता है कि 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर इन दोनों का एक्सेलेरेशन अब क्या हो जाएगा डिफरेंट, क्योंकि 10 kg ब्लॉक 20 kg ब्लॉक पर स्लाइड करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात। अब तुम देखो ये 30 या 60 है तो क्या इसके ऊपर स्लाइड करेगा आगे की तरफ, मान लो A1 से, ठीक है। A1 कितना आएगा, अब यहाँ पर देखो जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, अपोजिट हो गई, ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर तुम ये बात नहीं लिख पाओगे कि जो एक्सेलेरेशन होगा इन दोनों का इक्वल नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। 10 kg का एक्सेलेरेशन कितना बन जाएगा बोलो, अप्लाइड फोर्स 60 माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बन रहा 30 और बाई में मास कितना बना 10, तो एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक कितना बना 60 माइनस 30 दैट इज 30, 30/10 मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। अच्छा, 20 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, 20 kg ब्लॉक को कौन दौड़ाना चाहेगा,
हमारा पर्पस तो 10 kg ब्लॉक को चलाना है, लेकिन साथ में 20 kg ब्लॉक भी चलना चाहेगा। ठीक है, ये 10 kg ब्लॉक अपने साथ 20 kg ब्लॉक को लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा। और ये पूरी कोशिश कौन करेगा? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन अपनी कितनी क्षमता दिखा करके ब्लॉक को लेके जाना चाहेगा। अगर 30 पीछे लगा 10 kg पर, तो इसको देखो, अगर पीछे म्यू इंटू एन लग रहा तो आगे कितना लग जाएगा इस पर? म्यू इंटू एन। ठीक है, अब तुम ये बताओ 20 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा? बोलो भाई, 20 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा? 20 kg ब्लॉक को कौन चलाना चाहेगा? फ्रिक्शन। कितने से चलाना चाहेगा? 30 न्यूटन से। इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं A2 है। ठीक है, तो A2 बराबर क्या लिखोगे? चलाने वाला फोर्स कितना? 30, और बाय में क्या लिखे? मास। कितना आएगा बोलो? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना है? 3। समझ में आ रही बात? तो ये जो चीज़ है ना, तुमको क्लियर हो गई होगी कि अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करें तो टेंडेंसी हो सकती है दोनों ब्लॉक साथ मूव करें। और वो टेंडेंसी है क्या कि अगर अप्लाइड फोर्स के वैल्यू इनके भी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे कम है तो ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करेंगे। जैसे ही तुमने लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो अब टेंडेंसी यहाँ पर ये हो जाएगी कि ब्लॉक जो है ना एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे। समझ में आ रही बात? चलो एक मिनट इसको आप देख लो। चलिए इसको देख लिया। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम फोर्स जो है ऊपर वाले ब्लॉक पर अप्लाई करेंगे, फोर्स मान लो नीचे वाले ब्लॉक पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बार हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया M2 ब्लॉक पे। ठीक है, M2 ब्लॉक पर हमने F फोर्स अप्लाई किया। और तुमसे फिर से पूछा जाए कि F का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। तरीके बस आप सीखना, बाकी जब क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें तुम्हें ओरली दिख जाएंगे। ठीक है, अभी डाटा हमने नहीं लिया तो थोड़ा सा तुमको हो सकता है चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगे, बट कॉम्प्लिकेट है नहीं। सबसे पहला पर्पज हमारा है कि हम इन दोनों को एक साथ दौड़ाएंगे, चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, वैल्यू ऑफ F सो दैट एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विल बिकम सेम। तो चलो ये बताओ कि जो एक्सेलेरेशन होगा सबका सेम मान लिया हमने, M1 M2 का। चलाने वाला फोर्स कितना है? F। चलने वाला टोटल मास कितना? M1 प्लस M2, ये बनेगा। अब तुम ये बताओ, ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो M1 ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा? पीछे। अब यहाँ पर बात होगी स्यूडो फोर्स की। ठीक है, पहले मान लो टेबल थी, ये कोई बुक है टेबल के ऊपर, तुम किताब को खींचो, कॉपी को, किताब को खींचो, तो किताब के साथ जो है ना, बुक के साथ जो है टेबल आगे मूव करना चाहिए। लेकिन जब तुम टेबल को आगे खींचोगे झटके से तो फाइनली जो बुक रखी है उसके ऊपर, उसके पास टेंडेंसी कहाँ होगी? पीछे जाने की, जो कि स्यूडो फोर्स है। तुम एक मिनट भी सोचना कि अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तुम इस टेबल पर कितना भी कम फोर्स अप्लाई करो, ये टेबल आगे मूव कर जाएगी और ये जो है ना ऊपर जो भी तुमने ऑब्जेक्ट रखी है वो गारंटीड पीछे जाएगी, क्योंकि स्यूडो फोर्स को कोई रोकने वाला है नहीं। जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? स्यूडो फोर्स को रोकना चाहेगा। तो चलिए हम ये स्यूडो फोर्स की बात जानते हैं। स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास क्या होता है? उस बॉडी जिस पर स्यूडो फोर्स अप्लाई करना, और एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? मास ऑफ बॉडी ऑन विच स्यूडो फोर्स इज अप्लाइड एंड एक्सेलेरेशन ऑफ होल सिस्टम। एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का और मास उस पर्टिकुलर बॉडी का जिस पर स्यूडो फोर्स तुमको अप्लाई करना है। चलो एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब तुम ये बताओ कि जो M1 ब्लॉक है उसके पास टेंडेंसी क्या है? पीछे जाने की, आगे जाने की? पीछे जाने की। पीछे अधिकतम कितने जा सकता है? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम। मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम, ये है क्या चीज़ बोलो? स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये क्या? स्यूडो फोर्स। फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? आगे। फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? आगे। तो तुम ये बताओ, अगर ये फ्रिक्शन कैपेबल है M1 इंटू ए के बराबर, या M1 इंटू ए को ख़त्म करने में कैपेबल है, तो बॉडी में अलग से कोई एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। ठीक इस M2 के एक्सेलेरेशन के बराबर होगा।
तो अब चलिए जैसे हम ये मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है इतना सफिशेंट है कि वो m1 इंटू ए को कैंसिल आउट कर दे रहा, ठीक है। तो जो m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक पर रखा रह जाएगा, ठीक है। तुम अगर चाहते हो कि ब्लॉक m1 ब्लॉक m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक के साथ मूव करेगा इफ का जो वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है या तो ज़्यादा हो या जस्ट इसके इक्वल, ये कंडीशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई। अगर हमें जो है कुल मिला के m1 ब्लॉक को m2 ब्लॉक के ऊपर रखना है तो जो स्यूडो फोर्स पीछे अप्लाई हो रहा है m1 ब्लॉक पे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो या तो उसके बराबर हो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो, इसमें तुम डाटा रखोगे आंसर आएगा। हम डाटा ले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तरीका बस तुम सीखते जाओ। बाकी और बातें तुम कर सकते हो। मेन कंडीशन ये है कि अगर m1 m2 एक दूसरे के साथ मूव करना चाहते हैं एक्सलेशन सेम, तो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बीच में लग रहा होगा इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स या तो m1 इंटू ए से ज़्यादा हो या तो उसके बराबर हो। ये ए किसका है? ए पूरे सिस्टम का है। ए पूरे सिस्टम, अरे अंग्रेजी में पूरा हिंदी में लिख लेते हैं भाई, ए पूरे सिस्टम का है, ठीक है। ए पूरे सिस्टम का है। चलो डाटा लेके यहाँ पर हम दिखा देते तुमको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। बेसिक बातें हैं, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, देख लो, ठीक है। मास मान लो जैसे पहले तुमने 10 kg माना था, आज भी 10 kg मान लो, ये 20 kg है। और फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू बराबर 0.3, ठीक है। एफ हमने अप्लाई किया मान लो 30 न्यूटन। अब तुमसे पूछा जाए कि 30 न्यूटन पर क्या इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा। सबसे पहले तुम एक काम करो, इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम मान लो, ठीक है। एक्सीलरेशन दोनों का सेम मान लो। तो सेम एक्सीलरेशन कितना आएगा बोलो? चलाने वाला फोर्स कितना? 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे भी आएगा नहीं क्योंकि हमने दोनों को एक साथ दौड़ाया, ठीक है। तो 30 और बाई में टोटल मास कितना बन जाएगा बोलो? 30 हो जाएगा। सुन में आ रही बात? क्या बना बोलो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 10 kg ब्लॉक को पीछे ले जाने वाला स्यूडो फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक कितना होगा बोलो? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो मास कितना 10, एक्सीलरेशन कितना 1, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। जो पीछे स्यूडो फोर्स लग सकता है उसका वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन। तुम अब यहाँ पर ये देखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बन जाएगा बोलो? म्यू इंटू एन के बराबर 0.3, एन कितना होगा? एम जी के बराबर, एम जी कितना होगा? 100, ठीक है। कितना बन जाएगा? 30 न्यूटन। क्या ब्लॉक पीछे जा सकता है? पीछे ले जाने वाला क्या है? कमज़ोर, रोकने वाला क्या है? ताकतवर। तो ब्लॉक पीछे नहीं जा पाएगा। तो कुल मिला के इस केस में तुमको ये चीज़ पता चल गई कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है स्यूडो फोर्स से। तो अब इसका मतलब ये निकला कि इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा एक्सीलरेशन इन दोनों का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डाटा इसमें थोड़ा चेंज कर लेना तुम। डाटा जैसे मान लो एफ का वैल्यू मान लो तुम बढ़ाते चले गए, ठीक है। एफ का वैल्यू हमने मान लिया कि 60 न्यूटन है। डाटा यहाँ पे रख के देख लो, 60 है तो 60/30 कितना होगा? 2, ठीक है। 2 का एक्सीलरेशन बना होगा। m1 इंटू ए कितना बन जाएगा? 10 इंटू 2 दैट इज 20। 20 पर भी ये ब्लॉक इसके साथ ही रहेगा क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 30। इसमें कोई चेंज नहीं आना है, केवल एक ही बार डिसाइड होगा, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए, समझना इस बात को, अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 है नो डाउट, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा
उसका वैल्यू कितना होगा भाई साहब, उसका वैल्यू होगा मास इंटू एक्सलेशन, दैट इज 10 इंटू बोलो 1, कितना रहने वाला है, केवल और केवल 20 न्यूटन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। ये 30 न्यूटन पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमने 20 न्यूटन उस पर कैलकुलेट किया है, नहीं 10 न्यूटन। ठीक है, अगर हम डाटा यहाँ पर चेंज करके इसको 60 करते तो फाइनली 60/30 दैट इज 2 m1 इंटू ए, तो ये कितना 10 इंटू 2 40 बन जाता। ठीक है, नहीं 20 पर भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसको तुम 60 कर लो, 60 से ऊपर 90 कर लो, 90/30 दैट इज 3, तो 10 गुणे 3 मतलब कि 30। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्सलेशन जस्ट इक्वल है। ठीक है, जैसे तुमने मान लो 120 कर दिया, 120 देखो 120/30 कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुणे 10 मतलब 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 है और ये कितना बन रहा केवल 30, तो रोकने वाला कमज़ोर हो गया, तो फाइनली होगा क्या कि स्यूडो फोर्स उसको पीछे खींच ले जाएगा। ठीक है, अब स्यूडो फोर्स पीछे खींचा तो कितने से खींचेगा 40 से, रोकने वाला होगा कितना 30, तो 40 - 30 कितना बन जाएगा बोलो 10, वो कितने से पीछे जाएगा, पीछे कितने से जाएगा 10 से। ठीक है, ये कितने से आगे जाएगा, समझ में आ रही बात, तो ये सारी बातें तुम कर लेना। ठीक है, अब जैसे इसमें थोड़ा देखो कहानी ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे, तुमको हम ऐसे ओनली चीज़ों को बता दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये केस हो, अभी हमने क्या किया, केवल इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माना था। जैसे मान लो 10 kg है, ये 20 kg है, थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट लग रही होगी आपको, थोड़ा टफ लग रही होगी चीज़ें, बट ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है ये। ठीक है, ये 20 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो यहाँ पर 0.1 मान लेते हैं। ठीक, 0.1, और अप्लाइड फोर्स हमने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अप्लाइड फोर्स हमने मान लिया कितना, चलो मान लो 20 न्यूटन। तुमसे पूछें बताओ, अच्छा यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो कुछ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर है 0.3, पहले वाला केस। ठीक है, 0.3। तुमसे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि सरफेस, ये सरफेस 1 मान लो है, सरफेस 1 और ये सरफेस 2 है। ठीक है, ठीक है, सरफेस 1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, और सरफेस 2 का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है, चलो तुम बताओ, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की जो अधिकतम वैल्यू कितना होगी, टोटल वेट नीचे कितना आएगा बोलो, 10 + 30 और इंटू 3 कितना बन जाएगा 300 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा इस वाले सरफेस पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ सरफेस 1 कितना आएगा बोलो 300 इंटू 0.1, कितना बना बोलो, ये बना 30 न्यूटन। तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है सरफेस 1 पे 30 न्यूटन, लेकिन चलाने वाला फोर्स है कितना 20 न्यूटन। क्या सिस्टम चल पाएगा, सिस्टम हिलने वाला नहीं भाई साहब। अब तुम ये देख लो कि जो सरफेस 1 का लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन है, अगर हम सिस्टम में मूवमेंट चाहते हैं तो 20 kg ब्लॉक पर जो मिनिमम फोर्स अप्लाइड होना चाहिए लगभग 30 के बराबर होना चाहिए, जस्ट मूवमेंट चाहते हो। और अगर कुछ एक्सीलरेशन चाहते हो तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जो सरफेस 1 का फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, इससे तुम्हें ये बात इंडिकेट करनी है, इससे तुम्हें ये चीज़ निष्कर्ष ये निकालना है कि जो एक्सीलरेशन होगा इन दोनों का 0। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg, एक्सीलरेशन ऑफ 20 kg, ये दोनों कितने होंगे 0, मतलब मूवमेंट यहाँ पे नहीं होनी। चलो तुमसे पूछा जाए, सरफेस 1 का ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था, सरफेस 1 का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, सरफेस 1 का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अच्छा, अप्लाइड फोर्स कितना 20, लिमिटिंग कितना 30, तो लिमिटिंग का जो वैल्यू 30 है, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सरफेस 1 का बोलो 20 न्यूटन। ठीक है, सरफेस 2 का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 0, सरफेस 1 का फ्रिक्शन फोर्स 20, सरफेस 2 का 0। चूँकि यहाँ पर कोई मूवमेंट है ही नहीं, अगर मूवमेंट होगी, ये ब्लॉक आगे जाना चाहे पीछे जाना चाहे, तब जाके फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही बात। अब तुम सोचो अगर हम इसको 30 कर लें, 40 कर लें, ठीक है, डाटा हमने चेंज कर लिया, मान लो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन पर होगा क्या कि ये पूरा सिस्टम एक साथ पहले मूव करवा लो। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना बन जाएगा 60 माइनस 10 + 20 दैट इज 30, चलाने वाला फोर्स 60 और इस सरफेस को रोकने वाला फोर्स कितना 30, बाई टोटल मास कितना बन जाएगा बोलो 30, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब एक्सीलरेशन 1 मीटर/सेकंड² है, तो ये बात तुमको पहले से पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सरफेस 1 का इतना ही रहना, और अप्लाइड फोर्स क्या है
लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, मतलब मूवमेंट होगी, एक्सेलेरेशन यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। अब वो एक्सेलेरेशन दोनों का सेम होगा, तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों का सेम एक्सेलेरेशन मान करके बात हमने लिख ली, ठीक है। अब तुम बताओ 10 kg ब्लॉक को स्यूडो फोर्स पीछे कितने से फेंकेगा, स्यूडो फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक दैट इज मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम, मास कितना है 10 और एक्सेलेरेशन कितना 1, कितना बना 10 न्यूटन। अब इस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बन रहा है, तो पहले देखो म्यू इंटू एन के बराबर, एन कितना होगा 100 होगा और म्यू कितना 0.3, कितना बन जाएगा 30। तो इस साइड फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा 30 और पीछे स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है केवल 10 न्यूटन। तो फाइनली ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर रखकर ही जाएगा। समझ में आ रही बात? इसमें बहुत सारी वैरायटी बन जाती हैं, तुम समझते जाओ इस बात को। 10 kg ब्लॉक को पीछे स्यूडो फोर्स कितने से खींचेगा 10 न्यूटन, लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितने से रोक रहा 30 से। क्या ब्लॉक पीछे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ सरफेस 2 जो बनेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ सरफेस 2 क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा 30 और पीछे ले जाने वाला फोर्स कितना बन रहा बोलो 10। तो फाइनली यहाँ पर एक्सेलेरेशन कितना होगा इसका, ठीक 20 kg के एक्सेलेरेशन के बराबर। बट तुमसे ये पूछा जाए कि सरफेस 2 का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा, सरफेस 2 का फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना 30, लेकिन पीछे ले जाने वाला फोर्स कितना केवल 10 न्यूटन का। तो ये सारी बातें तुम याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज़ लिख रहे हैं, सरफेस 2 का फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स मतलब जो चलाने वाला फोर्स है कितना है 10 न्यूटन और रोकने वाला कितना है 30। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा केवल बोलो, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा बोलो भाई 10 न्यूटन। समझ में आ रही बात? सरफेस 1 का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, सरफेस 1 का फ्रिक्शन फोर्स वो तो अपनी अधिकतम वैल्यू पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है 60 वाली बात हो रही है, और पीछे कितना लग रहा है केवल और केवल देखो यहाँ पर 30। तो सरफेस 1 का जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो 30 होगा, ठीक है। और एक्सेलेरेशन इन दोनों का, इस केस में भी जब फोर्स आपने अप्लाई किया 60 न्यूटन, इस केस में भी दोनों का एक्सेलेरेशन सेम रहने वाला है, ठीक है। और सेम एक्सेलेरेशन कितना रहेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको तुम बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दो ताकि 10 kg ब्लॉक जस्ट पीछे जाना शुरू कर दे। तो यहाँ पर जो पीछे स्यूडो फोर्स होना चाहिए उसका कम से कम वैल्यू इस 30 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो कितनी भी कहानी बनाई सकती है। एक बढ़िया क्वेश्चन तुमको करवा देते हैं इस पे। चलो कुछ ऐसा केस है कि 2 ब्लॉक है, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका मास 10 kg है और इसका मास है 20 kg, ठीक है। ठीक है, मास कितना 10 kg, इसका मास कितना है 20 kg। अभी तक हमने क्या किया, सिंगल फोर्स 10 kg पर अप्लाई किया, सिंगल फोर्स 20 kg पर अप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, एक साथ दोनों पर फोर्स अप्लाई करते हैं। चलो मान लेते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया 120 न्यूटन, ठीक है 120 न्यूटन, और नीचे वाले पर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस रफ है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, ठीक है 0. चाहे तो आप इसको 0.3 मान लो, म्यू जो है 0.3 दिया है। 0.3 से एक थोड़ा सा हमारा लगाव सा हो गया कि बार बार 0.3 आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप इसको समझिए कि आप इसको अगर आपने एक बढ़िया तरीके से सीख लिया तो मान चलो कि तुम्हारे पास जो भी न्यूमेरिकल आएंगे इससे छोटे ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। क्वेश्चन हमारा ये है कि एफ का क्वेश्चन है, एफ के कितने वैल्यू, ठीक है, एक नहीं कई सारे वैल्यू होंगे
एफ के, या हम मिनिमम और अधिकतम की बात कर लेते हैं, ठीक है। एफ का मिनिमम एंड मैक्सिमम, एफ का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, एफ का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जिस पर 10 kg और 20 kg का एक्सलेशन, 10 एंड 20 kg का एक्सलेशन फाइनली जो है हमको लिखना है सेम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये कांस्टेंट फोर्स है 120 न्यूटन का, यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया इसके बारे में नहीं बताया गया। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि इस एफ के कितने वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। और कितने तो खैर काफ़ी नंबर हैं, बट तुमसे पूछा जाए कि मिनिमम और मैक्सिमम, एफ का मिनिमम वैल्यू और एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जहाँ पर इन दोनों का एक्सलेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। समय तुम्हारे पास 2 मिनट का, स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए सॉल्व कर लिया होगा। चलिए ये क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें ये कहा गया था कि एफ नॉट का वैल्यू 120 न्यूटन है, इस 20 kg ब्लॉक पर फोर्स कितना अप्लाई किया जाए ताकि इन दोनों का एक्सलेशन सेम हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि इस एफ के कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो कई सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो आप ये बात पहले से जान चुके हैं कि जैसे हम इस वाले ब्लॉक को आगे खींचेंगे तो फाइनली इसमें टेंडेंसी हो सकती है पीछे जाने की, जो 10 kg ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी कहाँ हो सकती है, पीछे जाने की, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं कि जब ये एफ 0 था, जब एफ का वैल्यू 0 है, एफ इज इक्वल टू 0, तो तुम ये बताओ कि 120 न्यूटन तो पहले से ही लग रहा था, इस पर कोई चेंज नहीं, केवल इस पर चेंज है। तो एक बात हमको पता है कि 10 kg ब्लॉक पर जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स आएगा कितने का आएगा, म्यू इंटू एन का, एन कितना होगा 100 गुणे 0.2 और 0.3 दैट इज 30 न्यूटन। पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बोलो, 30 न्यूटन, ठीक है। 10 kg बॉडी की बात हो रही है, और इस पर आगे कितना लग रहा है 120 न्यूटन। तो जब हमने फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं किया तब उस केस में इनके बीच रिलेटिव एक्सलेशन था, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सलेशन की बात करें, रिलेटिव मोशन की बात करें, इनके बीच में है। तो मान लेते हैं 10 kg का एक्सलेशन A1 है, जो कि होगा कितना, एफ नेट बाई मास, एफ नेट कितना होगा 120 माइनस 30 दैट इज 90, और बाई में मास कितना आया 10, कितना आएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बट फ्रिक्शन तो यहाँ पर लग रहा होगा, 10 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, 20 kg ब्लॉक पर आगे, ठीक है। क्योंकि ये बात हम पहले जानते हैं, फ्रिक्शन कभी नहीं चाहता जिस सरफेस पर ब्लॉक रखा है, बॉडी रखी है, उस सरफेस से अलग हो, वो अपने साथ उस सरफेस को लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन 20 kg ब्लॉक पर आगे क्यों लग रहा होगा, ऐसे 20 kg पर कितना लग रहा होगा 30 न्यूटन। चलो इसका एक्सेलरेशन मान लो A2 है, तुम बताओ A2 बराबर क्या लिखोगे, A2 बराबर क्या लिखोगे, फोर्स कितना 30, मास कितना 20, A2 बराबर क्या बन गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुमको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि जब ये फोर्स नहीं था तब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं था। ज़्यादा किसके पास है 10 kg के पास, और हम चाहते हैं इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए, चूँकि क्वेश्चन यही हमारा कि इन दोनों का रिलेटिव मोशन ना हो, उनके बीच का रिलेटिव मोशन ना होने का मतलब कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम। तो अब होगा क्या कि 120 ये तो फिक्स है, यहाँ पर हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि 20 kg का जो एक्सेलरेशन है 1.5 से बढ़कर कितना हो जाए 9। तो हम यहाँ पर इसको अलग से कुछ एफर्ट दे करके इसका एक्सेलरेशन तब तक बढ़ाना जब तक कि 1.5 से बढ़कर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना हो जाए। जैसे इसका 1.5 से बढ़कर 9 होगा तो इनका रिलेटिव मोशन कितना हो जाएगा फाइनली 0, इनके बीच कोई स्लिपिंग नहीं होगी तब। तो कुल मिला के तुमको एक काम यहाँ पर ये करना है कि 20 kg ब्लॉक पर हमें इतना फोर्स अप्लाई करना है ताकि इसका एक्सेलरेशन 1.5 से बढ़कर के 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए।
ठीक है। अब ये चीज़ तुमको दिख रही है यहाँ पे कि एफ का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, एफ प्लस 30 बराबर मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना है 20, एक्सलेशन कितना बनेगा 9 रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो बताओ एफ का वैल्यू क्या आएगा, 180, ये 180 होगा और 30 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 30 कितना आएगा बोलो, 150 न्यूटन। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करने की वो क्या है, 150 न्यूटन की। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर मान लो 150 वो फोर्स है जो कि इन दोनों के साथ लेके जाना चाहता है, अगर इस ब्लॉक पर हम 150 की जगह पर 200 फोर्स अप्लाई करें तो 200 पर क्या इनका एक्सीलरेशन डिफरेंट हो जाएगा। समझना इस बात को, क्या 200 से बढ़ाकर 250 करने पर डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 150 पर इतना एक्सीलरेशन आया कि दोनों का एक्सीलरेशन आपस में इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अगर हम इस 20 kg ब्लॉक पर फोर्स एक्सीड करें आफ्टर दिस वैल्यू, तो ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा और 10 kg ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा, पीछे। और ये बात तुम पहले जानते हो कि अगर 20 kg ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाना चाहेगी, पीछे, ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ठीक है। तुम ये बात भी जानते हो पहले से कि अगर 20 kg ब्लॉक आगे जा रहा तो इसके ऊपर बॉडी रख के पीछे जाना चाहिए, और अगर 10 kg ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, आगे। इसके पहले 150 न्यूटन तक जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बिटवीन 10 kg 20 kg, 10 kg पर पीछे 20 kg पर आगे। आफ्टर दैट दिस फोर्स 20 kg ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, 10 kg ब्लॉक पीछे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, आगे, ठीक। अब हमको नहीं पता कि F का वैल्यू क्या होगा जब 10 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आगे हो जाएगी। ये बात तो बिल्कुल डिसाइड है कि जैसे हम इस फोर्स को एक्सीड करेंगे आफ्टर 150 न्यूटन तो 20 kg ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, 10 kg ब्लॉक पीछे, फाइनली फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, इनके बीच का आगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज, ठीक है। और पहले से कितना लग रहा था इस पर बोलो, 120 न्यूटन। मास कितना है, 10 kg। बोलो एक्सलेशन इस बार क्या आएगा इसका, A1 बराबर क्या लिखोगे, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स कितना बना बोलो, 120 प्लस 3 दैट इज 150, और बाई में मास कितना 10, कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 10 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा, 20 kg पर कहाँ लग जाएगा बोलो, पीछे, ठीक है। तो 20 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे, कितने का, 30 न्यूटन का। अप्लाइड फोर्स हमने मान लिया F, और दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा इस कंडीशन में भी, तो हम ये मान चलेंगे अगर 10 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन 15 है तो 20 kg का भी एक्सीलरेशन कितना लिखोगे तुम, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम बताओ 20 kg पर आगे फोर्स कितना लग रहा, F, क्या लिखेंगे, F माइनस 30 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना 20, एक्सीलरेशन कितना 15। देखो यहाँ पर ये 300 होगा और माइनस 30 उस साइड जाएगा, प्लस 30 कितना हो जाएगा बोलो, 330 न्यूटन। तो हमारे पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स क्या है 150, दूसरा क्या है 330। अगर आपने नीचे वाले 20 kg ब्लॉक पर कम से कम 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी कि इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। और नीचे वाले पर तुमने फोर्स बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, 330, तो 330 पर भी दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। बात अलग है, जो 150 वाला एक्सीलरेशन था 9 था और 330 वाला एक्सीलरेशन कितना 15, बट आज भी इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तुमसे पूछा जाए कि एफ के कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकते हैं ताकि दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो या दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहे, उनके नंबर कितने हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कम से कम 150 और अधिकतम 330। इनके बीच में जो भी नंबर होगा, चाहे वो 200 हो, चाहे 250 हो, चाहे 280 हो, चाहे 300, इन सभी वैल्यूज़ ऑफ फोर्स पर इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है। समझ लें इस बात को।
150 कम से कम और अधिकतम 330। जैसे तुम 330 से ऊपर जाओगे तो गारंटीड इनके बीच रिलेटिव मोशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। और अगर इससे कम फोर्स अप्लाई किया जाए तब भी इनके बीच रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तुम कह सकते हैं इफ फोर्स लाइज बिटवीन 150 न्यूटन एंड 330 न्यूटन, अगर इफ का वैल्यू 150 330 के बीच में है और वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, 150, 200, 250, 300, पौने 300, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इन सभी मिनिमम 150 मैक्सिमम 330, इनके बीच का जो भी फोर्स होगा इन सभी फोर्स पर एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा। बात अलग है एक्सीलरेशन की वैल्यू हर एक फोर्स पर इक्वल नहीं होगी, बट इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तुमको और दिखी होगी यहाँ पर, ये देखो कि जब 150 था, 150 के पहले की बात हो रही थी, तो 10 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा था? देखो पीछे लग रहा था, और यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा। तो तुम ये बात पहले जानते हो, अगर मान लो इस साइड हम ये प्लस मान के चले, इस साइड हम मानते हैं प्लस, तो इस साइड क्या बन जाएगा, ये माइनस। ठीक है। अच्छा, पहले फ्रिक्शन किस में था, मान लेते हैं पीछे लग रहा था मतलब माइनस में, अब वही फ्रिक्शन किस में बन रहा, प्लस में। क्या बीच में इसको जीरो मिला होगा? फ्रिक्शन अगर पहले हम मान लेते हैं डायरेक्शन के हिसाब से -30 था, अब +30 है, तो फाइनली यहाँ पर बीच में इसको जीरो होना पड़ा होगा। तो क्वेश्चन तुमसे एक और पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ एफ एट विच फ्रिक्शन फोर्स between the block will become 0। ठीक है। या तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट विच फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक विल बिकम 0। एक्सीलरेशन पूछ सकता है, या तुमसे ये पूछ सकता है कि वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी, ताकि इन दोनों के एक्सीलरेशन सेम हो जाए। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स फाइनली कितना होगा, अब यहाँ पर इस कंडीशन की बिहाफ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या मान चलेंगे हम, 0। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन माइनस से प्लस में जा रहा है तो इसको बीच में 0 मिला होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट माइनस से प्लस में जम कर गए, माइनस अगर 30 था तो -20 बचा होगा, -10, उसके बाद फाइनली क्या होगा 0, फिर 10, 20 ऐसे 30 तक बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो फ्रिक्शन 0 है। ठीक है। अब तुम बताओ कि 10 kg पर कितना बचे, केवल 120। 10 kg पर केवल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 120 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, 120/10, मतलब कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और अगर ये 12 है तो 20 kg का भी एक्सीलरेशन 12 होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच आज भी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, नो रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। इनके बीच आज भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है। तो ये 20 kg है। अब इस पर केवल क्या लग रहा है, एफ। ठीक है। एक्सीलरेशन में इसका कितना मान चलेंगे, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम बताओ एफ का वैल्यू क्या आया, 12 और गुणे 20 कितना आया, 240 न्यूटन। क्वेश्चन यहाँ पर 3 बन गए कि एफ का न्यूनतम मान क्या होगा जहाँ पर एक्सीलरेशन दोनों को सेम था, एफ का अधिकतम मान क्या है जहाँ पर एक्सीलरेशन दोनों को सेम है, एफ का वह मान जहाँ पर इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, फाइनली 0। एफ का वैल्यू कितना है, 240। समझ में आ रही बात? एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको एक बार नोट कर लो, और इसके जैसे हम क्वेश्चन और सारे करने वाले हैं। ठीक है।